नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को समन भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन दोनों नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले में समन भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों नेताओं से कहा है कि वह नेशनल हेराल्ड केस की जांच में शामिल हो। ईडी ने सोनिया और राहुल को 9 जून को बुलाया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 जून को राहुल और सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 जून को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन दोनों नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले में समन भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों नेताओं से कहा कि वह नेशनल हेराल्ड केस की जांच में शामिल हो। ईडी ने सोनिया और राहुल को 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है और 9 जून को दोनों को ही पेश होना होगा ईडी के सामने। तो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को समन भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन दोनों नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले में समन भेजा गया। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों नेताओं से कहा कि वह नेशनल हेराल्ड केस की जांच में शामिल हो। ईडी ने सोनिया और राहुल को 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को समन दिया गया है और दोनों को ही 9 जून को ईडी के सामने पेश होना होगा और पूछताछ भी की जाएगी। तो 9 जून को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना होगा और साथ ही उनसे पूछताछ भी की जाएगी पूरे मामले पर। और इसी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से पलटवार जो है वो भी केंद्र सरकार पर शुरू हो गया है। रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर हमला बोला है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा, जिसके बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस काफी ज्यादा हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है और पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। इस समन के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है। तो कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही पार्टी ने यह आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने राहुल को 2 जून और सोनिया को 8 जून को बुलाया है। दोनों नेता ईडी के सामने पेश होंगे और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो जहां एक और सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का समन भेजा गया है नेशनल हेराल्ड मामले में, और इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है।
देखिए, कोई अजूबा नहीं है और कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। पूरा देश देख रहा है सच्चाई को कि कैसे प्रतिपक्षी दलों को दबाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे भाजपा और सरकार अपना रही है। भाजपा की जो एक विंग है, ईडी, सीबीआई, आईटी, इसका काम ही एक रह गया है कि जो भी प्रतिपक्षी दल जो आवाज उठा सकता है सरकार के जन विरोधी नीतियों का, उनके साथ ये नए सिरे से अपने इस एजेंसियों को भेज देते हैं, अपने इस विंग को भेज देते हैं। प्रदेश के स्तर पर चाहे विपक्षी पार्टियों की बात हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, या राष्ट्रीय स्तर पर सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़क से संसद तक भाजपा की जो कुरीतियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के विरुद्ध हम निरंतर आवाज उठा रहे हैं, मजबूती के साथ आवाज उठा रहे हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है और मुद्दों को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में चली जाती है सरकार, या कभी कभी विपक्षियों पर इसी तरह का प्रहार करके मीडिया को मसाला देने का काम करती है सरकार, इन सारे चीजों को हम कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और कानूनी दायरे में रह करके जो भी काम होगा कांग्रेस पार्टी कानून का सम्मान सदैव करती रही है, आगे भी करती रहेगी। लेकिन सरकार की जो रवैया है प्रतिपक्षियों की आवाज को दबाने के एक नए हथकंडे का उपयोग कर रही है। जब जब जरूरत होती है तो ईडी और सीबीआई को लगा देती है। भाजपा के लोग जो है दूध के धुले हो गए हैं और देश का जितना प्रतिपक्षी पार्टियां हैं वो जो है इनके निशाने पर है। ये जनतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है और एक नया प्रतिमान स्थापित कर रही है जो सुखद है, दर्दनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, फिलहाल अब पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। हालांकि पूछताछ के दौरान तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जो भी कांग्रेस आरोप लगा रही है। मिलाइन करना है, एक नया संगुफा छोड़ना है, एक मीडिया को डिबेट दिलाना है। इसलिए ये सरकार इस तरह के कारनामे कर रही है क्योंकि वो अपनी कमियों को छुपाना चाहती है। जनता से जो वादे किए गए थे 8 साल में, जिस तरह एक एक करके उन वादों के साथ खिलवाड़ की है सरकार, जिस तरह बेरोजगारों की फौज खड़ा करने का काम कर रही है, तो सर 8 साल का देखा जाए जी, तो इसको यही एक बहाना चाहिए। 8 साल का कार्यकाल का तो मोदी सरकार जश्न मनाती हुई भी नजर आ रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है। देखा किस चीज का जश्न? 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजगार चली गई। किस चीज का जश्न? कोरोना में 45 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। किस चीज का जश्न? महंगाई से लोगों की कमर टूट गई। किस चीज का जश्न सरकार बनाती है? लाखों नौकरियां सरकारी पद में खाली पड़े हुए हैं और रोजगार के लिए देश का भविष्य, देश का युवा जो है सड़कों पर बदहाल है, लाठियां खा रहा है। किस चीज का जश्न मनाती है? रुपया की बात करता है, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर रहा है, सरकार की ताकत कितनी गिर रही है। चलिए ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। आपको सुनाते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर बैन लगा दिया जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है।
इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों और जवानों की शहादत के मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिकों की हत्या कर दी गई। कल भी एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई है। 18 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर है, लेकिन भाजपा 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। गौरतलब है कि कश्मीर के कुलगाम जिले के गोपालपोरा इलाके में एक हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की आतंकियों ने हत्या कर दी। आतंकियों ने 36 साल की रजनी के सिर में गोलियां मारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने सत्येंद्र जैन को लेकर के केजरीवाल पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मेरा पहला प्रश्न भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? श्री अरविंद राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी पारा फिर चढ़ गया है। 27 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान से आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की। मुलाकात दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुई है। इससे पहले आजम खान के जेल में रहते हुए अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की। ऐसे में अब इस सियासी मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा आजम खान से अखिलेश यादव ने कभी भी मुलाकात नहीं की जब वह जेल में रहे, और अखिलेश यादव उनसे अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचे और उनका हालचाल भी जाना है। ऐसे में अब इस सियासी मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी सबसे अहम कड़ी कपिल सिब्बल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक हिंदू शिक्षक रजनी बाला की हत्या पर आज भी विरोध प्रदर्शन जमकर जारी है। रजनी की अंतिम यात्रा के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और हमें न्याय चाहिए के नारे भी लगा रहे हैं। इस बीच कश्मीरी पंडितों ने धमकी दी है कि अगर प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया तो वह घाटी छोड़ देंगे।
आम आदमी के लिए 1 जून से ब्रेकिंग बीमा समेत कई क्षेत्रों में अहम बदलाव हो गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ बदलाव हो चुके हैं। एसबीआई की ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं, तो ये नियम आज से बदले गए हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ा दिया गया है। ट्रेन से वाहनों की ढुलाई भी महंगी हो गई है। आज से कई नियमों में बदलाव किया गया है। गोल्ड हॉलमार्किंग में भी नए बदलाव किए गए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से नगद निकासी पर शुल्क ये भी लागू किया गया है। एसबीआई की ब्याज दरें जो हैं वो भी लागू कर दी गई हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडिटेशन और सक्षम बैगेज ट्रैक्स बैक ट्रैक्स पेश किया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बैगेज ट्रैक आने वाले यात्रियों को उनके सामान को ट्रैक करने में मदद करेगा। दिल्ली हवाई अड्डा ये सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा होगा। बैक ट्रैक्स और टैग जल्द ही दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए जाएंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने बैक ट्रैक RFID सक्षम बैगेज को पंजीकृत भी करना होगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के पहले चरण यानी चबूतरे का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण में गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा। इससे पहले सीएम योगी ने उसका शिलापूजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलापूजन किया है। उन्होंने कहा कि शिलापूजा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। योगी ने कई बड़ी बातें भी कही। 500 साल से चल रहा था राम मंदिर आंदोलन। उन्होंने कहा कि आज साधु संतों की आत्मा को शांति की अनुभूति होगी। साथ ही आंदोलन से जुड़े अशोक सिंघल की आत्मा को भी आज शांति मिलेगी, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के तैयार हो जाएगा। राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। द्रविड़ शैली के मंदिर श्री रामलला सदन का उद्घाटन दक्षिण भारत के कलाकारों ने 3 साल में तैयार किया। रामलला सदन के महंत जगत गुरु रामानुचार्य स्वामी राधाचार्य मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और इसके साथ ही हनुमान जी और साथ ही कई प्रतिमाओं की स्थापना भी की जाएगी। मंदिर में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के 30 फीट ऊंचे स्तंभ का निर्माण भी किया जाएगा। कमल की आकृति का 8 कोण वाला होगा राम मंदिर का गर्भगृह। बता दें कि 6 फीट मोटी दीवार होगी, जिसका बाहरी हिस्सा पिंक स्टोन का बनाया जाएगा। गर्भगृह का कलश 161 फीट ऊंचा रहेगा। अधिरचना पर शुरू हो रहा है काम। कार्यों को पूरा करने के लिए 3 चरण की समय सीमा तय की गई है। 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव को लेकर के गतिविधियां तेज हो गई हैं। 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने हैं। पार्टियों की ओर से राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने का काम खत्म हो गया है।
बीजेपी ने उम्मीदवारों को नामित करते वक्त ओबीसी और दलित के अपने फॉर्मूला का भी ध्यान रखा है। बीजेपी की ओर से घोषित 22 कैंडिडेट्स में से आधे से अधिक सामाजिक तौर से कमजोर समुदायों से हैं। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी विधानसभा में कुल 273 एमएलए के साथ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए अपने 8 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा में भेज सकता है। सूची में सभी वर्गों का तो ख्याल रखा गया है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी इसमें शामिल नहीं है। कोलकाता में सिंगर केके की मौत को लेकर के सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके माथे और होठों पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और पुलिस केके की मौत के मामले में आयोजकों और होटल स्टाफ से लगातार पूछताछ भी कर रही है। गुरुदास महाविद्यालय में कार्यक्रम किया गया था और इस फेस्ट का नाम दिया गया था उत्कर्ष 2022। नजरुल मंच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इधर सिंगर केके के परिवार के सदस्य आज कोलकाता भी पहुंच रहे हैं और सिंगर केके की मौत पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो सही नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।